सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज के हिंदू सेशन के अंदर काफ़ी अच्छे टॉपिक्स मतलब एडिटोरियल के अंदर हैं और एक्सप्लेनर सीरीज में भी दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस दोनों ही जो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक जो टॉपिक आज अच्छा आया है क्योंकि बजट में भी इसमें हाईलाइट किया गया है एंड दैट इज़ रिलेटेड विद सिकल सेल एनीमिया। तो व्हाट बेसिकली इज अ सिकल सेल एनीमिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके। क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट हैं क्योंकि बजट में भी इस बार स्पेशल फोकस सिकल सेल एनीमिया पे किया गया है। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार प्रीलिम्स में भी इसमें जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस पर प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो। सो जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये बड़े टॉपिक्स हैं सारे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, फील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, सिकल सेल एनीमिया, स्टैंडर्ड मॉडल। ये टॉपिक आपका साइंस का है, ये भी टॉपिक साइंस का है। ये दोनों टॉपिक्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बन जाते हैं। और जैसे मैं आपको मेंस का प्रश्न आई प्रोवाइड हूँ वो भी आपको रहेगा। कल का जो सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो स्पेशल इशू आपका आता है। सो दैट आई पब्लिश एंड वो हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। अराउंड 9:30 टू 10 AM के बीच में आपका हुआ था, जो कि अब मंडे टू सैटरडे भी यही आपकी टाइमिंग रहती है। 7 AM को हमारा प्रीलिम पोस्टर सीरीज है, फिर आपका ये है। प्रश्न देख लो। मेंस का जो प्रश्न है, अवॉइडेंस ऑफ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल। क्रिटिकली एनालाइज करना, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस से बचाव न्याय शास्त्र न्याय व्यवस्था से पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। इसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो 250 शब्द में लिखना है। इसमें हम लोग कई सारे एस्पेक्ट पर पहले भी कई आर्टिकल्स आए थे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड लेट्स डिस्कस। आज भी एक आर्टिकल है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया, एक क्लासेस की हो चुकी है। प्रीलिम्स 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द कोड दैट यू हैव टू यूज़ इज़ लाइक अनअकैडमी में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, फिर प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, कोड डाल देना है SPLIV और ज्वाइन कर लेना है। इसमें 2 इयर्स के जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे, खासतौर से न्यूज़पेपर पे आई विल फोकस। कैसे टॉपिक्स होंगे, कल संडे का सेशन आप लोग देख लो, यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप के प्रश्न आपके जो है फ्रेम हो सकते हैं और अच्छे खासे टॉपिक्स आपके लिए बनते भी हैं। और अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट कोर्स, आपका IR के ऊपर होगा। इसमें भी 1.5-2 साल के टॉपिक्स होंगे और उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी का होगा। तो मिड में तक आपका सब कुछ ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और लगभग इसमें 45 to 50 प्रश्न आपके होते हैं। तो अनअकैडमी.com में जाके आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके। और भी कई सारे कोर्सेस हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी तो एक ग्रेट ऑफर चल रहा है, जैसे अब ये अमाउंट आप देख रहे हो इसमें सारे मेरे कोर्सेज भी हैं, इसके अलावा ऑप्शनल भी है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इथिक्स, एसे राइटिंग, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं सारी क्लासेस 12 महीने तक, जितनी भी कोर्सेज बैचेस सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये आप ध्यान रखें। कोड याद रखना, जैसे अभी आरंभ बैच और लक्ष्य बैच हिंदी का है वो भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका स्टार्ट हो चुका है Feb 16 से। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द क्यूरियस केस ऑफ डिस क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर भी इन्होंने जो है चर्चा की है। और डिसक्वालिफिकेशन, अब इन्होंने जो केस लिया है, एक पर्टिकुलर केस लिया है एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द डिसीजन ऑफ द केरला हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब आई थिंक लक्षद्वीप में कोई MP है उनके कंटेक्स्ट में लिया है। बट अब वो पॉलिटिकल डिबेट पे ना जाते हुए लेट्स डिस्कस द आर्गूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे केस स्पेसिफिक प्रश्न नहीं होगा। रादर द क्वेश्चन विल बी जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक संवैधानिक चीज़ें क्या है वो हमें पता होना चाहिए और वो चीज़ फिर हर जगह अप्लाई होती है। तो लेट्स डिस्कस, अच्छे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविज़न है वो आर्टिकल 102 के अंदर आपका संविधान में दिया हुआ है। एंड कोई भी पर्सन अगर उन चीज़ों में अगर आता है तो ही विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन और बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं वो, ना आप कह सकते हैं ना इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, मतलब दिवालियापन आ गया है, भारत के सिटीजन्स नहीं हैं। एंड इवन ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कुछ कंडीशंस ऑलरेडी इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 102 की इस बेसिस में डिसक्वालिफिकेशन होगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें ये भी मेंशन्ड है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ, कुछ लॉज भी फ्रेम कर सकते हैं रिलेटेड विद डिसक्वालिफिकेशन। ये चीज़ आपकी की जा सकती है। एंड सेम इज़ विद द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी है और इसमें भी कहा गया है कि जो पर्सन है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है अगर उस पर्सन को
कन्विक्ट या सेंटेंस किया गया है 2 साल या उससे ज़्यादा, ऐसा कोई भी क्राइम किया गया है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट ये अनाउंस किया गया, अंडर दैट कंटेक्स्ट एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। और पर्सन जो डिस्क्वालीफाई होगा लगभग आपका 6 ईयर एंड फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट 6 ईयर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन आपका रहेगा। अब इसमें क्या है कि देर इज़ एन एक्सेप्शन, कोई सिटिंग मेंबर है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इसमें आगे इवोल्यूशन क्या होता है वो आगे डिस्कस करते हैं। सिटिंग मेंबर का मतलब वो ऑलरेडी वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सो उन्हें क्या है, अगर सपोज करो कन्विक्ट कर दिया गया, अब उसमें 3 मंथ का टाइम उनके पास रहता है टू अपील। एंड यहाँ पे क्या है कि जब तक उस अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता है दैट पर्सन विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी, ऑल्दो आई थिंक लिली थॉमस केस में इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हाईलाइट किया गया ऑथर के अकॉर्डिंग, ये चीज़ कही गई कि यू आर ट्रीटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट में। जैसे आप ये कह रहे हो कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसे कन्विक्ट कर दिया गया, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कन्विक्ट कर दिया गया, तो उनको 3 महीने का समय के अंदर अपील फाइल करना पड़ेगा, और जब तक उस अपील का डिसीजन नहीं होता है तब तक उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अब अपील अगर आप करते जाते हो तो उसमें तो 20 साल 10 साल लग सकते हैं। तो फिर ये प्रोविज़न जो डिस्क्वालिफिकेशन का वो भी डाइल्यूट हो जाता है। ऑल्दो हमेशा से ये प्रश्न उठता है कि ऑलरेडी आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो सिटिंग पर्सन है, मतलब सिटिंग एमएलए एमपीज हैं, उनके लिए आप डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो, एंड जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो दिस इज टोटली अगेंस्ट आर्टिकल 14। राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल है इसके खिलाफ है। और इसी कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की इन 2005, उसने डिसाइड किया कि जो कंसिक्वेंसेस आर डिस्क्वालीफाइंग कंटेस्टेंट एंड सिटिंग मेंबर्स वेर डिफरेंट। अब ये चीज़ हाईलाइट की गई, मतलब अब ये कहा गया कि अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एक सिटिंग एमपी है, उसको डिस्क्वालीफाई करना, और कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसको डिस्क्वालीफाई करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्यों डिफरेंट चीज़ें हैं? जैसे इस 2005 के केस में कहा गया, बोला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एमएलए है, उसको अगर आप एकदम से डिस्क्वालीफाई करोगे तो इट विल अफेक्ट द गवर्नमेंट। मान लो 5 मेंबर से ही मेजोरिटी है, 5 मेंबर से मेजोरिटी, और आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सरकार गिर जाए, और फिर इलेक्शन का कॉस्ट भी आपका एड ऑन हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इलेक्शन लड़ने ही जा रहा है, अब वो अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो उसके ऐसा किसी भी प्रकार का कंसिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमें क्या है, इसलिए ये दो चीज़ों को डिफरेंटली ट्रीट करना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ जो ऑलरेडी हाउस के मेंबर हैं उनको अलग तरीके से, और जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं उनको अलग तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि ट्रीट करने की ज़रूरत है। सो कोर्ट हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर इन केस ऑफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट हु इज़ लेटर एक्विटेड द डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी रिमूव्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट। तो ये भी रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट का मतलब कि अगर सपोज करो कि किसी को डिस्क्वालीफाई आज कर दिया जाए, अब केस तो चलता रहेगा। अब अगर उसे छोड़ दिया जाए, क्या ऐसी स्थिति में उस पर्सन को आज से जो डिस्क्वालीफाई किया और आज से 3 साल बाद उसे छोड़ा गया, या कहा गया कि उसके खिलाफ जो भी केस है वो गलत है, या एक्विट कर दिया गया, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन को आप रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जो आज से आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, क्या तब से आप कंसिडर करोगे? तो इसमें भी क्लैरिटी आपकी रखी गई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी प्रोस्पेक्टिव। इट मीन्स व्हाट कि रेट्रोस्पेक्टिव तो पॉसिबल नहीं है कि अब पुराने टाइम पे आप डिस्क्वालीफाई हो गया हो तो अब उसमें ऐसा नहीं कि पुरानी डेट से इलेक्शन हो फिर आपको मेंबर बनाया जाए, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रोस्पेक्टिव सेंस में तो फ्यूचर में जो आपको करा गया है उसके लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, यू कैन फाइट द इलेक्शन। 2013 में दो जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेन कंसिडर दिस एक्सेप्शन, ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें खास तौर से ये जो एक्सेप्शन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो एक्सेप्शन आपका दिया गया है टू द सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको जो एक एक्सेप्शन आपका प्रोवाइड किया गया है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कंसीडर किया गया है। यहाँ पे कहा गया कि आर्टिकल 102 102 ये एम्पावर करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो लॉ है वो फ्रेम किया जा सकता है एज पर द आर्टिकल 102। ये एम्पावर पार्लियामेंट को करता है कि जो लॉ है वो फ्रेम किया जा सकता है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन।
फॉर एग्जांपल कि किस कंडीशन में किसी मेंबर को चूज करना है एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इस जो फ्रेज है जहाँ पे ये जो आर्टिकल 102 में चीज़ लिखी हुई है, इसको इंटरप्रेट किया गया एंड यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट स्पेसिफाई कर सकता है कंडीशन को, किस बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो एज अ जो भी सिटिंग मेंबर्स हैं, दोज कंडीशन वुड अप्लाई इक्वली टू द कैंडिडेट्स एंड सिटिंग मेंबर्स। मतलब उस कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाएगा एंड दैट कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल टू बोथ जो कैंडिडेट्स होंगे इलेक्शन जो फाइट करना चाह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहे हैं, और जो सिटिंग मेंबर होंगे, दोनों के। जो एक्सेप्शंस हैं, एक प्रकार से जो सिटिंग मेंबर को एक्सेप्शन दिया गया है वो पूरे तरीके से अनसंवैधानिक। यहाँ पे कहा गया कि 102 के तहत जो भी एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर यू कैन से इन अ डिफरेंट फॉर्म, 102 पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है लॉ के लिए कि आप लॉ बनाओ, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्या कंडीशंस होती हैं, सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी है। अगर जो भी कंडीशन आपने मेंशन की तो उसमें भी आपको एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं करना है। एक्सेप्शन अगर प्रोवाइड भी करोगे तो दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यहाँ पे जैसे पहले के टाइम पे भी इसको कहा गया कि इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो इस चीज पर दोबारा से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ये एक प्रकार से लिली थॉमस केस में जो बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप सिटिंग मेंबर को अलग से ट्रीट कर रहे हो और जो कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं उनको अलग तरीके से दूसरी कंडीशंस पे आप ले रहे हो। सो फर्दर साइड किया गया, आर्टिकल 101 को भी कोट किया गया कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई अगर आर्टिकल 102 के तहत है तो इसकी जो सीट है वो वेकेंट होगी, शेल देयर अपॉन बिकम वेकेंट। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिक है और इमीडिएट इफेक्ट होगा अगर कंडीशन ऑफ आर्टिकल 1202 वेयर में। ये सिंपल सी बात इस लिली थॉमस केस में कहा कि देखो आपको कंडीशंस बताई गई, 1 2 3 4 5 ये कंडीशंस आर्टिकल 102 के अंदर मेंशनड है। और जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई होगी, वो आर्टिकल 101 भी कहते हैं कि आप तुरंत जो है आपको सीट आपकी वेकेंट होगी, अब दोबारा सिलेक्शन होता है नहीं होता ये। लेकिन एक स्पेसिफिकली जो लिली थॉमस केस में जो बार बार लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट, लिली थॉमस केस में जो स्पेसिफिकली इस बात को कहा गया कि आप जो है सिटिंग मेंबर्स को और जो कंटेस्टेंट कर रहे हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रीट देम डिफरेंटली। आप उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। इट सिंपली मीन्स कि अगर आप उनको लाइक कंडीशंस रखे हो तो इट विल अप्लाई टू बोथ। जो कंडीशन आर्टिकल 102 में है दोनों पे अप्लाई होगी, बोथ विल बी डिस्क्वालीफाइड, और जो कंडीशंस हैं दोनों पे एप्लीकेबल होगी। ऑनरेबल कोर्ट ने लिली थॉमस केस के अंदर ही हाईलाइट की। नेक्स्ट देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑन सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बन जाता है। तो सील्ड कवर जो जूरिस्प्रूडेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय द सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, क्या इसका मतलब होता है? तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का सिंपल सा अगर समझा जाए कि आपने जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होगा कि जब आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी केस चलता है और उसमें अगर सरकार से सफाई मांगी जाए, सरकार का आर्गुमेंट हो, तो कई बार सरकार डायरेक्ट देती है, कई बार एक सील्ड कवर में देती है। और सील्ड कवर में जो चीज़ें होती है वो सिर्फ जजेस देख सकते हैं। अब जो वकील है वो कहते हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट लेकर चलते कहते हैं कि आप ये बताओ कि हमें तो पता ही नहीं आपको क्या बोला गया, क्या रखा गया, क्या बोला गया, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, हम काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, और जो आपने देखा उस बेसिस पे आपने जजमेंट दे दिया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो तरीके से सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस किया गया और इसे कहा गया कि ये सही नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, इसे खत्म करना चाहिए। कई जगह पे देखो सिक्योरिटी डायमेंशन, अब सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट को बाहर निकालना है, अब वहाँ पे पीआईएल डाल दिया कोर्ट के अंदर और फिर वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट मंगाया गया और उसको पब्लिक कर दिया गया। तो कोर्ट, जो ऑनरेबल कोर्ट है, अब उनको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आता है कि किसके तहत या किस कंडीशन में सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस करना चाहिए और किस कंडीशन में सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में जो आपको लगता है कि यार ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यहाँ से मुझे नुकसान हो सकता है, तो सरकार कह दे नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशन पे और उसे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के लिए बोल दे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या क्या जो भी कंडीशन फैक्ट्स हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको जो है प्रूफ आप करो, ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन ये जरूर से इतना, आई थिंक इतनी बड़ी पोजीशन में है तो दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हो सकता है पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, एवरीथिंग कैन नॉट, बट उस चीज़ को प्रूफ करने की जरूरत सरकार की बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मेंशन कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल एंड ये सील, मतलब ये पूरे तरीके से नहीं आपका शेयर किया जा सकता है। तो इट हैज़ टू बी अंडर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। तो इस चीज़ को फिर ये जिम्मेदारी आपकी फिर सरकार की ही बनती है। तो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी कहा, जो सजेशन था कि जो अभी केस चल रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के केस में, कि हम एक सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस
के कंटेक्स्ट में है, क्योंकि कोई भी जानकारी है वो आपकी दी जाएगी, अब उसको पब्लिक ना किया जाए। तो ऑनरेबल को जो चीफ जस्टिस उनको कहा कि दिस विल अफेक्ट द जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हमारी उसकी क्रेडिबिलिटी इससे अफेक्ट होगी। दूसरा ये भी कहा गया कि कई ऐसे केसेस हैं, जैसे बायोपिक रिलीज है, गुजरात पुलिस एनकाउंटर है, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सील्ड कवर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और उस बेसिस में ऑनरेबल कोर्ट ने जो अपना जजमेंट भी कहा है। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो बर्डन है वो सरकार पे भी है, सरकार पे है कि कोई भी जो भी चीज़ है कि वेदर दैट विल अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर और नॉट, वेदर दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर और नॉट। यहाँ पे कि अगर उस कॉपी को हम शेयर करते हैं तो इट विल बी अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। इस चीज़ को प्रूव करने का जिम्मेदारी सरकार, मतलब इट कांट बी डन इन एवरी केस, कोई भी अब हर केस में नहीं हो सकता, बट हाँ जरूरी भी होता है, क्योंकि अब जैसे सर्विस में जाओगे बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है, इट कांट बी शेयर। तो कोर्ट हैड मेड इट क्लियर दैट सील्ड कवर कुड बी यूज्ड ओनली इन स्मॉल एक्सेप्शन ऑफ केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं वहां पे ही आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इट कांट बी टेकन इन अ कैजुअल मैनर कि ठीक है हर केस में आपने कर दिया, क्योंकि दैट विल अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स भी हैं टू नो। अब यहाँ पे जैसे अब सामने वाले का आर्गूमेंट यही होता है, जो दूसरे वकील होंगे, कि यार आपके सामने कोई चीज़ आ गई है और उस बेसिस में आपने जजमेंट दे दिया, अब हम क्या करें, मतलब व्हाट काउंटर आर्गुमेंट वी शुड गिव, हम क्या कौन सा काउंटर आर्गुमेंट दे, वी कांट गिव एनी काउंटर आर्गुमेंट, हम दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट कि आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया। तो ये एक चीज़ है जिसको जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारे बैलेंस बना के चलना है, चैलेंज भी बनता है इसमें। एसपी वेलुमनी केस वर्डिक्ट में 2022 में ऑनरेबल कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली, विदाउट गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला, तो उसमें स्पेसिफिकली सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस उन्होंने अप्लाई कर दिया था, और उस वजह से फिर काफ़ी इशू रेज हुआ था, तो उसने भी उस चीज़ को फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ख़त्म भी किया था कि, और इवन जो बिहार गवर्नमेंट ने भी अटेम्प्ट किया था कि कुछ मुजफ्फरपुर शेल्टर केस उसमें कुछ जानकारी प्रोवाइड की थी, वो भी शील्ड कवर में के अंदर, तो उसको भी कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई थी, आप इस शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोर्ट ये भी देखता है कि एक ये लूफोल के रूप में ना हो जाए कि ऊपर से जो भी आए उसमें सील्ड कवर लिख दिया जाए और फिर जो भी जानकारी है वो फिर शेयर ना की जाए, मतलब ये ऐसा ना हो। पेगासस केस जजमेंट में की अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, मतलब सरकार की अगर हम बात करें, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको सीक्रेट रखा जाए, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे साफ साफ जो एक पॉइंट हाईलाइट किया गया, जो जजमेंट हमें देखना है, या जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि कोई भी एस्पेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे फ्री पास के रूप में नहीं रख सकते हैं। ऑल्दो हमें ये देखना है कि अगर इफ़ समथिंग which is to be shared and it will affect the national security and public order, तो that has to be proved by the government itself कि अगर हम आपसे ये शेयर करेंगे तो ये सारी दिक्कत होंगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। अभी टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेंस का जो प्रश्न मैं आपको लास्ट में देता हूँ। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और डाउन टू अर्थ डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो टॉपिक्स आते हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके नोट्स आप लोग बना लेना। सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका होता है, और मेंस का क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ, तो आपका आंसर भी से जो है सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना, इसका पीडीएफ भी वहीं आपको मिल जाएगा, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अटेंडेंस आप लोग ज़रूर से दें अपना, हार्डली इट विल टेक 30, मतलब बहुत ही कम समय लगेगा, 1-2 सेकंड ही लगेगा, तो इतना जिम्मेदारी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और प्रयास करें अपना जो सेशन है उसको रेगुलर देखें। फर्स्ट आई रिकॉर्ड द सेशन, फिर मैं आपको लाइव करता हूँ, तो ये जो टाइम फ्रेम है उस टाइम कम टाइम फ्रेम में भी सेशन आपका जो रहता है, इन द सेंस कि हर चीज़ को कवर्ड, एवरीथिंग यू कैन कंपेयर, कि जो हम लोग कवर करते हैं विद अदर एस्पेक्ट, जो उससे भी आप देखना चाहें, तो जितनी भी चीज़ें हैं यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, कौन सी न्यूज़ है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, एडिटोरियल, एक्सप्लेनर सीरीज, हर चीज़ कवर होती है, एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। एक चीज़ बस ये याद रखना है कि आप हेडलाइंस पे मत जाना। देखो कोई भी हेडलाइन बनती है, मान लो कोई हेडलाइन है, आप उससे अट्रैक्ट हो गए, अब देखो हेडलाइंस क्या होती है, वो एक इशू बन जाता है, विद इन 3-4-5 डेज में उस पर बड़ा आर्टिकल आता है। कभी भी हेडलाइंस के नोट्स नहीं बनाने, इसलिए हमें ये देखना है कि कोर इश्यूज कौन से हैं, और कोई भी टॉपिक अगर हेडलाइंस में आपको अट्रैक्ट करती है, वो अपने आप इशू में उसमें बड़ा आर्टिकल होगा, दट्स बेटर एक आर्टिकल बड़ा सा पढ़ के पूरे इशू कर लें, कि थोड़ा 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 फ्रेगमेंट करके लिखें, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना है, एंड वी फॉलो दिस थिंग नॉट। तो बस ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एंड हम लोग जो डिस्कशन भी करते हैं इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, एंड आप लोग का जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन उसको अच्छा रखना है, ये ध्यान में रखें। खास तौर से जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स आते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग को देखा जाए, तो उस पर भी आपको फोकस बना के
रखना है और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही होगा। चलो, एक बहुत अच्छा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया के कंटेक्स्ट में। व्हाट बेसिकली सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे देखो, हाउ इज़ इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल डिजीज़ क्या है और कैसे ये सब कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। साइंस का टॉपिक है, इस पे बिल्कुल बढ़िया प्रश्न इस बार भी प्रीलिम्स में बन सकता है, क्योंकि बजट में हाईलाइट किया गया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि ये जो है इसको एलिमिनेट किया जाएगा 2047 तक। इंडिया सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें। अभी क्या है ये जानना जरूरी है। एंड स्पेसिफिकली ये एक, अब याद रखना कि जो बीमारी है ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अच्छा देखो, कई बीमारी होती है बैक्टीरिया वायरस इनकी वजह से होती है, बट कई बीमारियां आप कह सकते हैं जेनेटिक लेवल मतलब एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से दूसरों को ट्रांसफ़र हो जाए, तो जेनेटिक लेवल पे बीमारियां भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लड, इसमें ऐसा नहीं आप दवा खाए सही होगी। इसका एक अलग ट्रीटमेंट आगे दिया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। सिकल सेल क्या होते हैं? देखो, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज होते हैं उनकी शेप इस तरीके से होती है। जो सिकल सेल होता है उसका शेप अगर आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से होता है, चांद की तरह होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है एचबी जिसे हम कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने में। अब ये जो हीमोग्लोबिन, इसके 4 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं, 1 2 3 4, 4 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं। 2 अल्फ़ा नाम रखा गया, 2 बीटा होता है। अब इसमें क्या कहा गया कि कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन होता है, कुछ बदलाव हो जाता है एंड बीटा सब यूनिट में बदलाव आपका हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि म्यूटेशन हो जाता है, लाइक म्यूटेशन इन द जीन दैट क्रिएट्स अ बीटा सब यूनिट्स। एंड ये जो म्यूटेशन होता है इससे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ये शेप है इसमें बदलाव आ जाएगा, मतलब ये शेप इसकी जगह इस तरीके का शेप हो जाता है। ये शेप सिकल सेल होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि जो नॉर्मल एचबी है उसका शेप चेंज होके कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो इसे हम सिकल सेल शब्द कहते हैं। अब क्या होगा कि जनरली, जैसे मान लो नॉर्मली जब ये हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स से जो धमनियाँ होती हैं जिससे आपका खून अंदर जाता है, तो ये अगर गोल है तो ये ईजिली मूव कर जाते हैं। और दूसरी बार जब ये सिकल सेल इस प्रकार का शेप होता है, ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्लॉक हो जाएंगे और हार्ट में या ब्लड का आपका जो मूवमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड, और इससे फिर डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड का मूवमेंट अगर नहीं फ्लो सही से हो रहा है, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर वो बहुत ही सीरियस कंडीशन बन सकती है, बिकॉज इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑल्सो। इवन ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन भी है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स और इन सब में। तो फिर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि शेप चेंज है, तो देर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन है उसका भी सप्लाई ना आपका आपका हो सके। तो जो भी पेशेंट है वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, पेन, एनीमिया, फटीग, कई चीज़ें, जो हार्ट की बीमारी भी बहुत चांसेस आपका हो सकता है, देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सिकल सेल एनीमिया ओनली अफेक्ट सम। यहाँ पे ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है कि खास तौर से जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, अब इसके पीछे क्या जेनेटिक रीज़न है वो तो एक रिसर्च का विषय है, लेकिन जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी उसमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है सिकल सेल एनीमिया इन कंपेरिजन टू नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। अब यहाँ पे ग्लोबिनोपैथिस, ये डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च ने भी कहा कि जो कम्युनिटीज़ हैं, ये भी कहा गया, इसमें ये भी कहा गया कि ऐसी जगह जिनको जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया प्रिवेलेंट है, वहाँ पे जो लोग हैं मलेरिया से ग्रसित हैं, बट मलेरिया के प्रति भी उनके जो शरीर है उसमें एक प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो मिडिल 1940s में डॉक्टर्स ने भी ये देखा कि जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स हैं वो मलेरिया को सर्वाइव कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें कि अगर सिकल सेल एनीमिया है इसमें कई चैलेंजेस हैं, बट मलेरिया जैसे बीमारी से बचा जा सकता है। तो हो सकता है मलेरिया से बचने के लिए शरीर ने इस प्रकार से अपने आप को चेंज किया हो, या इस प्रकार के म्यूटेशन देखने को मिला हो, ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट जो इवोल्यूशन हुआ है उस इवोल्यूशन से, जो भी आपका इवोल्यूशन हुआ, तो एक प्रतिरोधक रोधक क्षमता या जो इम्यूनिटी है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड अगेंस्ट द मलेरिया। इंडिया की बात करें तो स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस, देर इज़ अ हायर चांसेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देर इज़ अ हायर चांसेस। गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हम सिकल सेल एनीमिया को पूरे तरीके से खत्म करें। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एक तो देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर, जनरली कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आप दवा खा लो, ऐसी चीज़ें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप दवा खा लो और ऐसा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इस प्रकार के हैं। अब जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने ये देखा कि बीटा सब यूनिट है उसमें बदलाव हो रहा है,
और ये भी हमने देखा कि जो कॉज एक है वो जीन है, उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये जो जीन है, इस जिसमें बदलाव आया है, या तो उसको रिप्लेस करो या उसको साइलेंट करो। साइलेंट मतलब वो फंक्शन ना कर पाए, तो जिसकी वजह से बीमारी है, जिस जीन की वजह से, तो उसमें आप बदलाव ला रहे हो, तो उसे हम जीन थेरेपी कहेंगे। या फिर आप जो भी उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, या कुछ स्टेम सेल्स जो होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन क्रिएट डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी है कि जहाँ रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिमूव करके, जैसे मान लो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप चेंज हो गया है, उसको रिमूव करके फिर आपने ब्लड दिया, फिर जैसे ही वो बदल लो फिर आपने ब्लड दिया। बट इसमें डोनर भी अवेलेबल हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो डोनर अवेलेबल नहीं होगा, फिर किस तरीके से वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, वो इतना ईजी नहीं होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ऑल्दो व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो आपको याद रखना है कि ट्रीटमेंट के अंदर आपको एक तो जीन थेरेपी याद रखना है, दूसरा स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट याद रखना है, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट जो है दैट यू शुड नो, और तीसरा जो है दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये चीज़ें आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं मीजरिंग एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है, थोड़ा टेक्निकल है बट कुछ पॉइंट है इसमें साइंस का, उसको डिस्कस करते हैं। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को भी जरूर से शेयर करें, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर दें कि आखिर आप सेशन को कब अटेंड करते हैं, ठीक है। और आप लोग का प्रिपरेशन फिल्म्स का आई होप अच्छा चल रहा होगा सभी का। देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करता है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है। तो यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने मेज़र किया इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट को, बहुत ही प्रिसाइज इस चीज़ को आप कह सकते हैं, इन्होंने मेज़र किया। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, ये आपका, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो इस प्रकार से जो स्पिन है, जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये स्पिन है। तो इलेक्ट्रॉन का एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप याद रखो, दूसरा इसका स्पिन है। हो सकता है मेरी इमेज के पीछे आ रही हो इमेज, तो ये देखो, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा आपका स्पिन, ये डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को। अब इस चीज़ को बहुत ही प्रिसाइजली मेजर किया गया है, लाइक 0.13 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये डेटा याद नहीं रखना, बट ये याद रखना है कि बहुत प्रिसाइजली इसको किया गया, जिस बेसिस पे आप जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे सब एटॉमिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ की जो जानकारी है उसके लिए एक मॉडल फॉलो या थ्योरी फॉलो की जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। अब इसके बेसिस पे कई प्रकार के जो आप कह सकते हैं ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग उसमें। फिर किस प्रकार का फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग जो फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये सारी चीज़ें। बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो याद रखो, स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ को, किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, कैसे फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार का है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट मैटर्स, कैसे मैटर आपका करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इलेक्ट्रॉन के स्पिन और उसके इलेक्ट्रिक चार्ज पे निर्भर आपका करता है। सो यहाँ पे आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, कि क्या इलेक्ट्रॉन अलाइंग करेगा क्या इस सेम सेम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थोड़ा टेक्निकल है बट समझने का प्रयास करो कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा कि नहीं। इस चीज़, अगर ये चीज़ हमें जानना तो वी नीड टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट, और वो हमें एसएम मॉडल, एसएम थ्योरी के माध्यम से पता चलता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा हमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और दूसरे जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जैसे म्यूऑन करके हैं, ये सेम से पार्टिकल्स है, बट म्यूऑन जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है। कई प्रकार के मेजरमेंट किए गए, बहुत सारी चीज़ें में है, तो उसमें कुछ ऐसा भी कहा गया कि ये चीज़ कही गई कि
जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की जानकारी ऐसा मॉडल के माध्यम से हम कर लें। अब इसमें ये कहा गया कि देखो म्यून है, म्यून के जब मैग्नेटिक मूवमेंट को आप देखते हो, उसका स्पिन, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस में, तो एसएफ मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है। इट मीन्स जो एसएफ मॉडल या थ्योरी कहती है उसके बियॉन्ड भी कुछ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। उस इंटरेक्शन को अब क्योंकि आपने और प्रिसाइज में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर कर लिया है, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि अब आप जो ये म्यून मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको और प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो, और ये जान सकते हो कि कुछ ऐसा इंटरेक्शन भी है जो कि एसएम थ्योरी, एसएम मॉडल के बियॉन्ड है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है और टेक्निकल उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो मेंस का प्रश्न देख लो। अवॉइडेंस ऑफ सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम। 250 शब्द में लिखना। सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर सेंड करना। हिंदी माध्यम में भी आपको लिख के जरूर से सेंड करना है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपका आंसर डाल दूंगा जो बेस्ट होगा। आप अपनी प्रिपरेशन करें, बट एटलीस्ट एक आंसर जरूर से लिखें। जो पढ़ रहे हैं उसमें कैसे उत्तर क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आपका दिमाग चलना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप जो है जरूर से हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIV। मेरे द्वारा भी कई सारे कोर्सेज लिए जा रहे हैं, खास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, IR एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आपकी की जा रही हैं, तो आप उसका हिस्सा भी बने। साथ में भी कई ऑफर भी चल रहे हैं जिसमें 30% आपका ऑफ भी है। unacademy.com में जाना है, UPSC CSE सेलेक्ट करना है, SPLIV कोड डाल देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके रीच कर सकते हैं मेरे कोर्सेज में भी। और याद रखना जब आप ज्वाइन करते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके, मेरे कोर्सेज के अलावा भी सारे कोर्सेज टॉप एजुकेटर्स के वो एक्सेस कर सकते हैं और बैच कोर्सेज एक्सेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।